नमस्कार दोस्तों, अल्फाजा डायरी बाय डीएस में आपका स्वागत है। आज मेरे उपन्यास का भाग 6 है। इसके पहले के 5 भागों की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। नंदिनी विजय के मुँह से बाल झड़ने वाली बात सुनकर उसे सच मानकर नीम खाने के लिए तैयार हो जाती है और नाक मुँह सिकोड़कर जैसे तैसे नीम की गोलियों को पानी के साथ गटक लेती है। उसके बाद नंदिनी की माँ उसे कुछ मीठा खिला देती है, जिससे नंदिनी की कड़वाहट भूल जाती है। नंदिनी को होने वाली बीमारी एक संक्रमण फैलाने वाली बीमारी थी, जिसकी चपेट में नंदिनी की माँ भी आ गई थी। घर की दोनों महिलाओं को बीमारी ने जकड़ रखा था। ऐसे में घर संभालना, रसोई बनाना व दोनों की देखभाल करना नंदिनी के पिता के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। विजय को एक तरह से इस घर ने जीवन दान दिया था, इसलिए ऐसी कठिन परिस्थिति में नंदिनी के परिवार का हर तरह से साथ देना विजय का परम कर्तव्य था, जिसे विजय ने बखूबी निभाया भी। अब विजय सरदार के कहने पर उन्हीं के घर रुक गया। वह हर काम में सरदार की मदद करने लगा। विजय नंदिनी व उसकी माँ दोनों के खाने पीने व दवा देने के समय का बहुत अच्छे से ख्याल रखता था, जबकि सरदार काम की व्यस्तता में भूल जाते थे। नंदिनी के मन में विजय के प्यार का अंकुरण तो पहले से ही था। अब विजय के इस सेवाभाव से नंदिनी के मन में विजय के उस प्रेम अंकुरण को बहुत अच्छी तरह से खाद पानी मिल रहा था। नंदिनी विजय के प्यार में डूबती जा रही थी। उसे लगता था कि ये समय ऐसा ही चलता रहे, कभी व्यतीत ही ना हो। वहीं दूसरी ओर विजय के मन में भी नंदिनी के प्रति प्यार पनपने लगा था। विजय के साथ ऐसा पहली बार हुआ था। नंदिनी उसे अब पहले से भी कहीं ज़्यादा खूबसूरत लगने लगी थी। नंदिनी की साधारण बातें भी उसे लुभाने लगी थीं। उसका मन करता था कि वह ज़्यादा से ज़्यादा समय नंदिनी के साथ व्यतीत करे। विजय के दिलो दिमाग पर अब हर समय नंदिनी ही छाई रहती थी, पर प्यार के मामले में एकदम फिसड्डी विजय समझ ही नहीं पा रहा था कि ये क्या है। विजय इस बात को समझ ही नहीं पा रहा था कि उसे नंदिनी से प्यार हो गया है। तब यह कैसे समझ पाता कि नंदिनी को उससे प्यार हो गया है। पर नंदिनी अच्छे से समझती थी कि उसके दिल पर विजय का राज हो गया है। विजय की आंखों में नंदिनी को अपने लिए प्यार तो दिखता था और उसे महसूस कर वह बहुत खुश भी हो जाती थी। पर विजय कभी नंदिनी के प्रति अपना प्यार उसे जताता नहीं था, इसलिए नंदिनी को कभी कभी अपने आप पर शक होने लगता था। उसे लगता था कि वह किसी गलतफहमी में तो नहीं है विजय के प्यार को लेकर, और यह सोच कर ही वह बहुत दुखी हो जाती थी। आप किसी से बेइंतहा प्यार करें और उसके बदले में आपको उससे प्यार ना मिले, यह अपने आप में ही बहुत बड़ी सज़ा है। इसे ही एक तरफा प्यार का नाम दिया गया है। नंदिनी पहली बार बीमार पड़ने पर मायूस होने की जगह बहुत खुश थी, क्योंकि इस बार उसकी देखरेख सांची व माँ नहीं बल्कि विजय कर रहा था। विजय नंदिनी का ख्याल एक छोटे बच्चे की तरह रख रहा था। नंदिनी भी इस समय का फ़ायदा उठाते हुए दवाई व खाना खाने में बहुत नखरे कर रही थी, और नंदिनी के ये नखरे विजय हंसते हुए झेल रहा था। ये विजय का प्यार ही था नंदिनी के प्रति, कि नंदिनी के नखरों से विजय को खींच नहीं हो रही थी। नंदिनी की जगह और कोई होता तो विजय कतई उसके इतने नखरे न सहता, लेकिन नंदिनी के रोज रोज के बेफजूल के ये नखरे विजय को बहुत भा रहे थे, और विजय मुस्कुराते हुए उन्हें झेल रहा था। ये दोनों के बीच प्यार को और गहरा कर रहे थे। दोनों का समय बहुत सारी यादें बनाते हुए हंसी खुशी से व्यतीत हो रहा था। नंदिनी को खुश देख
उसके माँ बाप भी बहुत खुश थे। सांझी की शादी के बाद नंदिनी की हंसी जैसे गायब सी हो गई थी, लेकिन अब विजय ने सांझी की कमी पूरी कर दी थी। नंदिनी के माँ बाप को यही लग रहा था। नंदिनी की माँ का इलाज गांव के वैद्य से ही चल रहा था, लेकिन चूंकि नंदिनी का इलाज सोजना गांव के वैद्य ने शुरू किया था, इसलिए सरदार के गांव के वैद्य ने नंदिनी का इलाज करने से मना कर दिया था। बस सोजना गांव के वैद्य से ही नंदिनी का पूरा इलाज कराने की सलाह सरदार को दी थी, जिसे मानना सरदार की ज़रूरत व मजबूरी दोनों थी। अभी तक विजय नंदिनी के इलाज के लिए 2 बार सोजना गांव के वैद्य को अपने गांव ला चुका था। जब तीसरी बार उन्हें लेने गया तो उन्होंने अपनी तबीयत खराब होने का बहाना बना नंदिनी को ही इलाज के लिए अपने गांव लाने को कह दिया। दरअसल उस समय वैद्य जी बहुत व्यस्त चल रहे थे और नंदिनी के इलाज के लिए जाने पर उनका पूरा एक दिन व्यतीत मतलब बेकार हो जाता था। इसलिए उन्होंने नंदिनी को ही इलाज के लिए अपने गांव बुलवा लिया था। नंदिनी के गांव में किसी विवाद के निपटारे के लिए पंचायत बैठनी थी, जिसमें सरदार की उपस्थिति अनिवार्य थी। इसलिए सरदार ने विजय को ही नंदिनी के साथ उसके इलाज के लिए अकेले सोजना गांव भेज दिया। नंदिनी बहुत खुश थी और विजय के साथ जाने की खुशी में आज बहुत सजी सवरी भी थी। विजय रोज की तरह बैलगाड़ी बहुत तेज नहीं भगा रहा था, क्योंकि नंदिनी उसके साथ थी। दोनों बातें करते हुए जा रहे थे कि सामने से पानी भरकर गाना गुनगुनाती हुई औरतों का गाना सुन नंदिनी भी धीरे धीरे वही गाना गुनगुनाने लगी। गाना सुंदर था, उस पर नंदिनी की आवाज़ उसे और भी मधुर बना रही थी। इसलिए विजय ने नंदिनी को जोर से गाने का आग्रह किया, ताकि वह उस गाने को अच्छे से सुन व सीख सके। नंदिनी ने उसका आग्रह इस बात पर स्वीकार किया कि गाना सीखने के बाद विजय भी उसे गाकर सुनाएगा। विजय ने नंदिनी के आग्रह को सहर्ष स्वीकार कर लिया। इस तरह गाते गुनगुनाते हंसते मुस्कुराते हुए दोनों कब अपनी मंजिल तक पहुंच गए पता ही नहीं चला। इलाज के बाद दोनों अपने गांव को लौट रहे थे, तब एक गड्ढे में विजय की बैलगाड़ी फंस गई। आसपास मदद के लिए कोई नज़र नहीं आ रहा था। विजय व नंदिनी उसे निकालने का प्रयास करके थक हार कर बैठ गए थे। करीब 2 घंटे के बाद एक बैलगाड़ी को आता देख विजय ने उसमें बैठे 2 युवकों से मदद मांगी और उनकी सहायता से बैलगाड़ी को गड्ढे से बाहर निकाला। अब शाम हो चली थी और धीरे धीरे बादल भी घिरते जा रहे थे। इसलिए विजय ने बैलगाड़ी तेजी से भगाना शुरू कर दिया, लेकिन बारिश न समय देखकर आती है और न किसी के रोके रुकती है। बादलों ने चारों ओर अंधकार फैला दिया था। बिजली कड़कनी भी शुरू हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि बारिश बस शुरू होने ही वाली है। नंदिनी व विजय दोनों को अब घर पहुंचने की बहुत जल्दी थी। विजय को नंदिनी के साथ होने के कारण बहुत चिंता हो रही थी। नंदिनी बीमार थी, ऐसे में उसका बारिश में भीगना उसकी सेहत के लिए अच्छा नहीं था। विजय इस सोच में डूबा था कि क्या करे, नंदिनी को बारिश में भीगने से कैसे बचाए। तभी उसे एक पुराना सा मंदिर दिखाई दिया। नंदिनी भी बहुत डरी हुई थी। उसे बारिश से ज़्यादा डर रात होने का लग रहा था। हल्की बारिश होने लगी थी, लेकिन गरजते व गहराते बादल तेज बारिश होने की ओर साफ इशारा कर रहे थे और इसी इशारे को समझकर विजय ने बैलगाड़ी को मंदिर के पास रोक लिया और बैलों को एक तरफ मंदिर के खंभे से बांध दिया,
ताकि उन्हें भी बारिश की मार न झेलनी पड़े। दोनों बहुत हद तक भीग चुके थे। मंदिर के अंदर आते ही बाहर तेज बारिश शुरू हो गई थी। विजय व नंदिनी दोनों को इस तरह मंदिर में शरण लेना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन मजबूरी थी। जैसे तैसे वह बारिश सह लेते, लेकिन उनके साथ 2 बैल भी थे। वैसे भी बारिश में बैलगाड़ी चलाना आसान नहीं होता, यह दोनों बखूबी जानते थे। इसलिए नंदिनी बिना कोई बहस या विरोध किए विजय के कहने पर मंदिर में रुककर बारिश के थमने का इंतजार करने लगी। मंदिर के अंदर विजय व नंदिनी के अलावा कोई भी नहीं था। इसकी वजह मंदिर का गांव से दूर होना व अत्यंत प्राचीन, एकदम जर्जर अवस्था में होना था, और वहाँ पर साफ सफाई भी नहीं दिख रही थी। मंदिर में अंधेरा फैलता जा रहा था। इसलिए विजय ने मंदिर में ही इधर उधर पड़ी लकड़ियों को इकट्ठा कर आग जला ली और आग के आसपास की जगह साफ कर ली। नंदिनी ने कुछ लकड़ियों को इकट्ठा किया और आकर आग के पास बैठ गई, क्योंकि बारिश में भीगने के कारण उसे ठंड लगने लगी थी। बादलों की गड़गड़ाहट व नंदिनी व विजय की घबराहट बढ़ती ही जा रही थी। आधा घंटा बीत चुका था, लेकिन बारिश थमने की जगह और बढ़ती जा रही थी। और इधर नंदिनी के माता पिता भी विजय व नंदिनी के अब तक घर न आने व बारिश होने के कारण बहुत चिंतित थे।